एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जो है प्राणियों में पोषण। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि पादप जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ये हम लोग चैप्टर 1 में देखे थे। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का वीडियो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। पेड़ पौधे तो क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधे से ही प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे को ही खा जाते हैं, जबकि कई अन्य जो जंतुएं होती हैं अपना आहार जो होते हैं, जो पौधे खाते हैं उनको, और कुछ जंतु जैसे पौधे एवं जंतु दोनों को ही खा जाते हैं, इसे प्राप्त करते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। हम जब तक भोजन नहीं करेंगे तो हमारा जो शरीर है अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगा। तो देखिए प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंत ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में उसके उपयोग की विधि संनिहित यानी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठित जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधी इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें सरल पदार्थ में बदलना आवश्यक हो जाता है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे जटिल पदार्थ है इसको सरल पदार्थ में करने के बाद ही हम लोग भोजन कर पाते हैं। सरल पदार्थ में परिवर्तन होना, टूटना विखंडन कहलाता है। आप लोग इसको विखंडन को याद रखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, विखंडन क्या होता है ना, तो विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। आगे चलिए देखो, जो है 2.1 में दिया गया है खाद्य अंत ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि की विभिन्न विधियां क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट टॉपिक में। देखिए भोजन के अंत ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। हम लोग इंसान जो हैं भोजन अलग तरीका से करते हैं। गाय बैल जो हैं, जो जानवर हैं, वो अलग तरह से करते हैं। पक्षी जो हैं अलग तरह से करते हैं। ठीक है, तो जीवों में क्या है, भोजन करने की विधि अलग अलग है। देखिए आगे कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड भी कहते हैं, पौधे का मकरंद चूसते हैं, यानी कि जिसको रस कहते हैं ना। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ को दूध पिलाती है। अजगर जैसे सांप वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कहने का अर्थ है कि सारे जो प्राणी हैं वो अपना भोजन का तरीका उनका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे कुछ जलीय प्राणी जो हैं अपना भोजन अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उसका भक्षण करते हैं और खाते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 2.1 है। देखिए कि 2.1 में दिए गए सारणी जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है वो आपको करने हैं। ठीक है, आप लोग कीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ कि अद्भुत सत्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टार फिश, जिसको हम लोग तारा फिश मछली भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ध्यान में रखिएगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार बनाती है। कवच खोलने के बाद यह अपनी मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खा जाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचने लग जाता है। इस तरह से जो है स्टारफिश अपना भोजन करती है। देखिए 2.1 में, सारणी 2.1 में लिखना है आपको कि जानवर जो है भोजन कैसे खाते हैं और कौन से उस भोजन से कौन सा तत्व निकलता है। तो हम लोग सबसे अंतिम में करेंगे इसको। आगे चलते हैं चैप्टर के आगे। देखिए आगे देखिए कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्गत की विधियाँ उन विधियों का वितरण लिखने में सहायता करेगी जिसने जंतु भोजन का अंतग्रहण
करते हैं। ठीक है, अगला देखिए जो 2.2 है वो है मानव पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंत ग्रहण करते हैं। जो अंत ग्रहण का करने का जो पहला विधि है वो हम लोग पहला जो स्टेप है हम लोग मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं एनर्जी के रूप में। आहार का बिना पाचन भाग मल के रूप में निष्क्रित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो इस टॉपिक में हम लोग इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भोजन एक सतत नली से गुजरता है जिसको हम लोग मुख गुहिका के प्रारंभ होकर गुदा तक चली जाती है। मतलब शुरू से लेकर अंत तक हम लोग सारा देखेंगे इसमें। देखिए, इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुख गुहिका, सेकंड है ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांश जिसको हम लोग छोटी आंत भी कहते हैं। अगला है जो पांचवा है बृहदांत्र जिसको हम लोग बड़ी आंत भी कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है। जहाँ पे भोजन जो पचता है वहाँ से मल जो है बाहर निकल जाता है। और अंतिम में है मल द्वार जिसको हम लोग गुदा भी कहते हैं। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? यह सभी भाग मिलकर आहार नल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे विभिन्न भोजन जो है विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है भोजन पचते जाता है। देखिए, अमाशय के आंतरिक भित्ति जिसको मतलब अंदर का भाग, जो अंदर का जो वाल होता है, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा लिक्विड स्रावित करती छोड़ती है जो भोजन पचाने में हम लोगों का मदद करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो चित्र 2.2 में आप लोग भली भांति से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, आप लोगों का बुक में भी होगा, इसको आप लोग कई बार होता है ना कि एग्ज़ाम में ड्रा करने के लिए आ जाता है, तो आप लोग इस चित्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम जाने की आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो पहला जो है मुख एवं मुख गुहिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भोजन का अंत ग्रहण मुख द्वारा होता है। हम लोग भोजन को अंदर कहाँ से लेते हैं? मुख से लेते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम लोग अंत ग्रहण कहते हैं। यानी कि जो भोजन है उसको शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अंत ग्रहण कहेंगे। आगे चलते हैं इसमें। देखिए, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में या पीस लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका या सॉकेट में धंसा हो जाता है। हमारे दांतों की आकृति विभिन्न अलग अलग है तथा इनके कार्य भी अलग अलग है। इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। देखिए, क्रियाकलाप जो 2.2 है उसको देखें कि अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांत को गणना कीजिए यानी गिनिए, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए, आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने या वेधन करने का काम करता है और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आगे वाला जो टॉपिक है उसमें हम लोग जानेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया गया है दांतों का जो है किसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, आगे के जो 4 दांत होते हैं उसको कृतंक कहते हैं। ठीक है, और जो साइड में 2 दांत होते हैं उसको रदनक कहते हैं, जो फाड़ने का काम करता है। आगे जो है अग्र चरणवक, इसको ये भी 4 होते हैं, नंबर में 4 होते हैं। जो पीछे जो 3 होते हैं, ठीक है, ये चरणवक जो चबाने के काम आते हैं। तो आप लोग इसका भी फिगर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे देखिए कि हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस
यानी कि लार स्रावित करती है, छोड़ती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस को भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए हम इसका पता लगाते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम इसको भी करते हैं, इसके बाद हम लोग जो लार है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्या क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, जिसको हम लोग दूध का दांत टूटना भी कहते हैं। हमारे दांतों का प्रकार सेट से स्वकाल में निकलता है, यानी कि लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांतें गिर जाती हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। क्या कहेंगे? दूध का दांत। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें अस्थायी दांत भी कहते हैं। ये कब टूटते हैं? जब हम लोग वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के कई अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा वृद्धावस्था में ये पुनः गिरने लग जाते हैं। तो अब चलिए देखें, जो भोजन है उस पर लार का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसका ये जो है क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप 2.3 है कि 2 प्रश्नलियाँ लीजिए, ए और बी। प्रश्नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 या 5 मिनट तक चबाइए तथा इसे दूसरे प्रश्नली में यानी कि बी में डाल दीजिए। दोनों प्रश्नलियों में 3 से 4 ml पानी डालना है। अब दोनों प्रश्नलियों में आयोडीन यानी नमक को मिला लेना है। 2 या 3 बूंद आयोडीन का जो घोल है उसको डाल देना है तथा उनका प्रेक्षण कीजिए, यानी कि देखिए, उसको अवलोकन कीजिए। क्या होगा कि आप प्रश्नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं उसके बारे में अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, बेहतर होगा। प्रश्नली के रंग में परिवर्तन क्या आता है इसके बारे में लिखना है। परिमाणों की चर्चा अपने मित्र एवं अध्यापक से कीजिए, जो सर हैं उसके उनसे पूछें आप। लाल रस चावल के मंड को शकरा में बदल देता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये जो लाइन है इसको याद रखिएगा। लाल रस चावल के मंड को शकरा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे का और मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होता है। ठीक है, तल से यानी कि तालू से जुड़ा होता है। तालू से यानी कि अंदर वाला जो भाग होता है ना, उससे जुड़ा होता है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है, यानी कि कहीं भी इसका जुड़ाव नहीं होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आप लोग मुड़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? ये क्या करता है जीभ? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये मैं अपनी जीभ के मदद से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने के कार्य भी करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। एक सबसे मुख्य कार्य जीभ का क्या होता है? स्वाद का पता हम लोगों को इसी से चलता है। अगर हमारे पास जीभ ना होता तो कोई भी चीज़, जैसे मिर्चा खाते तो हमें स्वाद का पता ही नहीं चलता। ठीक है, जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 में 4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं, यानी कि कहाँ होता है, कौन सा स्वाद वाला जो कलिका होती है वो कहाँ होती है। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 2.4। निम्न पदार्थों को अलग अलग विलयन तैयार कर लीजिए, यानी कि घोल बना लीजिए, जैसे चीनी का, नमक का, नींबू का और नीम का। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट करना है, क्या सबसे पहला पॉइंट है कि इन सारे जो 4 नाम दिए गए हैं, नमक, नीम, चीनी, नींबू, इनका घोल बना लेना है। इसके बाद अपनी किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को। इसके बाद दूसरा पॉइंट करना है, चित्र 2.6 में दिखाया गया जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त जो नीम है, नमक है और चीनी है और इसका जो घोल बनाया है उसको एक विलयन के नमूने के 2 बूंद रखने हैं। विलयन रखने के लिए कुछ दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रयोग को अन्य विलयन को साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक सिंक का उपयोग कीजिए, यानी कि अलग अलग जो सीख होता है दांत खोदने वाला का, उसका उपयोग करना है। देखिए, अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के रस उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है कि नहीं होता है। इसके बाद
अब अपने फ्रैक्शन रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिए गए प्रत्येक क्षेत्र में उन स्वादों का नाम लिखना है जो महसूस हुई है अपने सहपाठी को। ठीक है, आगे देखिए भोजन नली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसिका भी कहते हैं। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो हम लोग भोजन जब कवर उठाते हैं, जब लेते हैं, तो वो कहाँ जाता है, ग्रास नलिका यानी कि ग्रसिका में जाता है, जो चित्र 2.2 में दिखाया गया है। ग्रसिका नली एवं वक्ष से होती हुई चली जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुच से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है, यानी कि दबाव से। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है, जो चित्र 2.7 में दिखाया गया है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, यानी कि ज़्यादा हो जाने के कारण मूवमेटिंग भी होने लग जाती है हम लोगों को। फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि मूवमेटिंग द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए आपको कब आई थी। ठीक है, उल्टी कब हुआ था, जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। ऐसा क्यों होता है, मूवमेटिंग क्यों होता है हम लोगों को। तो देखिए, आपने अभिभावकों एवं अध्यापक से यानी कि टीचर से इस विषय में चर्चा कीजिए। अभी हम लोग देखेंगे। देखिए भोजन कैसे जाता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये है भोजन, ये रहा भोजन, तो ये नीचे की ओर धकेलता रहता है। ठीक है, जिससे हम कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। तो आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए आमाशय के बारे में जानेंगे। तो देखिए आमाशय मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना होती है, जो चैप्टा एवं जे की आकृति का होता है। जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जे की आकृति में है। ठीक है, आगे चलिए। तथा जे की आकृति में होती है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल में सबसे चौड़ा भाग क्या है, आमाशय। यह एक और ग्रासिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है, यानी कि छोटी आंत में खुलता है। यहाँ पे कुछ दिया गया है जानकारी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आ जाती है अथवा घुटन का अनुभव होने लग जाता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, ये जो खाद्य कण होते हैं वो हमारे श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, इसके कारण होता है। हिचकी आना, खांसी उठना या घुटन महसूस होना, इसके कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ा तक ले जाती है। क्या करता है, जो श्वास नली होता है, जो हमारे नाक से आने वाली जो वायु होता है उसको फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है, केवल एक ही होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है इसका देखिए कि भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल का कार्य करती है, जो श्वसन नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आने लग जाती है, खांसी उठने लग जाती है। तो इस प्रकार जो है हमें घुटन कब होती है, ये हम जानकारी बहुत ही अच्छी है। आगे देखिए आमाशय का आंतरिक सत्र जो अंदर का जो भाग होता है, श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। तो आमाशय का जो यहाँ पे है श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस क्या करता है, छोड़ते रहता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो ये लिक्विड है यो आमाशय को क्या करता है, अंदर से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ये जो अम्ल क्या करता है, जो ऐसे जीवाणु को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देती है, यानी कि तोड़ देती है। आगे देखिए क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है।
यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यकृत गहरे लाल भूरे रंग, कैसा कलर होता है? यकृत का जो रंग है गहरे लाल एवं भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी कि दक्षिण ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ठीक है, आगे देखिए, यह पीत रस स्रावित करती है। पीत नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके आगे देखिए कि अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ये कहाँ होती है? अमाशय के लगभग नीचे ही होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। अग्नाशय रस जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं उस पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता, बदल देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पचता है, पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। जो अतड़ियों का जो रस होता है क्या करता है? पाचन जो होता है उसका पूरा कंप्लीट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट रस शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा को क्या करता है? ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। वसा अम्ल एवं गिलसराल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। एक बात ध्यान में रखिए, जो वसा है वो गिलसराल में और जो प्रोटीन है एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। ठीक है, कैसे हुई? एक विलक्षण दुर्घटना में सन 1822 में एलिकिक्स सीट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ था। गोली में वह क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया, यानी कि छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमांटन नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सा के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय को छिद्र भली भांति से बंद नहीं कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। क्या जो अमाशय में छिद्र हो गया था उसको पट्टी से ढक दिया, बंद नहीं कर पाया। चिकित्सा ने उसकी जान तो बचा ली, ठीक है, उसको जो, लेकिन अमाशय में जो छिद्र हुई थी उसको बंद नहीं कर सका। ब्यूमांट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण भी किए। अब देखिए, ब्यूमांटन ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, यानी कि मथ रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था, भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ये बड़ी आंत में कब जाती है? जब क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अमाशय में जब तक भोजन का पाचन पूरा नहीं हो तब तक ये क्षुद्रांश का नली नहीं खुलता है। आगे देखिए, क्षुद्रांश में अवशोषण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। आगे चलिए तो देखिए, क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसाकूर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अंगुली जैसा क्षुद्रांश में आकृति होती है उसको रसाकूर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम के आंत्र में क्या भूमिका होती होगी? देखिए, दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र में बढ़ा देते हैं। तल का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला रहता है जो दीर्घ रोम को सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं, सोख लेते हैं तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जब सूखने के बाद कहाँ चला जाता है? रुधिर वाहिकाओं में। अवशोषित पदार्थ को स्थानांतरण रुधिर वाहिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जा सकता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थ को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को
स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। वृद्धांत के द्वारा वहाँ में भेज दिया जाता है। गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगला जो आगे का जो बच गया है, आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उस वीडियो में होगा 2.3 घास खाने वाले जंतुओं के बारे में, कैसे वो लोग पाचन करते हैं इसके बारे में होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।